हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको हिंदी पढ़ाएंगे और हम शुरुआत करते हैं वर्ड से। तो वर्ड की परिभाषा क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और जो ध्वनि होता है इसी को हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या होती है? इसको सरल भाषा में कहें तो हम स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला स्वर कहते हैं, जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी अवरोध के बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ होता है। और हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। और यहाँ पे अ दिया है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और जो इतने स्वर दिए हैं इस सब की सभी मात्राएं होती हैं। ओके, अब आते हैं अनुस्वार पे। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, जैसे अंश, अंदेशा, चंचल इत्यादि होता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक होता है जिसका उच्चारण हम नाक और मुख दोनों से करते हैं, और इसको हम चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? चंद्र बिंदु से। जैसे हंसना हुआ, धुआं हुआ, चाँद हुआ, आँख हुआ इत्यादि होता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग होता है अह होता है, जैसे अधः, गति, दुख, मनः, स्थिति होता है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प, त वर्ग, प वर्ग। और इन सब को मिला के क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन सबको ये सब जो और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और यहाँ पे दिया अंतस्थ। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। और उसमें कितने होते हैं? श, ख, श, ह। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33। अब यहाँ पे दिया है आगत वर्ड। आगत वर्ड जो होते हैं, जो ज और फ में जो नुक्ता लगा रहता है उसमें आगत वर्ड कहते हैं। तो हम आगत शब्द किसे कहते हैं? जिसका एक भाषा से उत्पन्न होता है और वह लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना किसी अनुवाद किए इस्तेमाल होता है, उसे हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे कागज हुआ, लिफाफा हुआ इत्यादि होता है। अब आते हैं स्वरों के वर्गीकरण का। तो हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। अ छोटी ई, छोटा उ, री होता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम बोलते हैं वैसे, हे राम जैसे सबको बुलाया जाता है वैसे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं स्वरों के वर्गीकरण। जो हम स्वर बोलते हैं उसका उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं?
जैसे कंठ हुआ, तालव्य हुआ, मूर्धन्य हुआ, ओष्ठ हुआ। कंठ मतलब कंठ, और तालव्य होता है जो, तालव्य मतलब ताल होता है, जो मुंह के भीतर का जो पिछला भाग होता है उसे तालु कहते हैं। और मूर्धन्य मतलब मुर्दा, जो मुंह के भीतर का जो अगला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। और कंठ प्लस तालु क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। ओष्ठ प्लस कंठ क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ओष्ठ मतलब तो आप जानते हैं ओठ होता है। कंठ मतलब कंठ, आ, जैसे आ आप बोल के देखेंगे तो वहाँ पे कंठ होता है। और तालव्य तालु हुआ, ई, जो छोटी बड़ी होती है उसका उच्चारण हम तालव्य से करते हैं। और मूर्धन्य तो री हो जाएगा। और कंठ प्लस तालु क्या होता है? कंठ तालव्य होता है, तो ए में कंठ तालव्य से बोलते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ होता है कंठोष्ठ, ओ अ। और ओष्ठ होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा पर हम आप सबको बता दिए कि जो स्वर की सहायता से बोलते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। और जो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ का अ स्वर मिला होता है। प्रत्येक जो व्यंजन होता है जैसे क, ख, इसमें अ आता है तो उसमें अ स्वर मिला होता है। अ के बिना कोई व्यंजन का उच्चारण संभव है ही नहीं। और हिंदी में कुल कितने होते हैं? हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन को हम 4 भागों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से 3 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण होता है। जो जीभ होता है उसके स्पर्श मात्र करने से ही ध्वनि का उच्चारण हो जाता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। और ये 5 वर्गों में, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ। ओके, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया और ओष्ठ हो गया। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये होता है स्पर्श व्यंजन के उच्चारण। अब हम आते हैं यहाँ विशेष पे। विशेष क्या होता है? यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो होता है ड़, य, अड़ा, न, म, इन पांचों को मिला के हम इसको अनुनासिक कहते हैं। और इन सब से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। जो इतने शब्द होते हैं इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। और आता है अनुस्वार और विसर्ग, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये स्वर के अंत में अवश्य लगाए जाते हैं। इसको अतः इन ध्वनि अनुसार और विसर्ग को मिला के हम अयोगवाक कहते हैं। अयोगवाक का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, उसको हम अयोगवाक कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर मिलने से होता है, किंतु
पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ओके, जैसे होता है जीभ, तालु, दांत, ओठ की जो मिलने से होता है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व। और य, र, ल, व को और भी क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व को अर्धस्वर भी कहते हैं। उसमें व्यंजन क्या होते हैं? जो वायु के घर्षण से जो हम बोलते हैं, उसके जो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, ह, उसको हम उसमें व्यंजन होते हैं 4। जैसे श, स, ह। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ को हम क प्लस श से मिला के छ बनता है। इसका में हलंत लगा रहे। त्र होता है त प्लस र, ज्ञ होता है ज प्लस इया, और स्र होता है श प्लस र। व्यंजन के भेद क्या होते हैं? व्यंजन के 2 भेद होते हैं। व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अल्प प्राण जो होता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, और जो प्रथमा, तृतीया और पांचवा होता है, और प्लस अंतस्थ वर्ण को मिला के अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ वर्ण, ये सब मिला के अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अड़, च, ज, य, ट, ड, ड़, और इ प्लस य, र, ल, व भी होता है। महाप्राण, इसके उच्चारण में जो हकार जैसी ध्वनि होती है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, और प्लस जो उसमें व्यंजन होता है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, च, ख, घ, छ, झ, ट, ड, त, ध, प, भ, श, स, ह। ओके, अब आते हैं जो र होता है, उसके कई रूप होते हैं। र तो एक व्यंजन वर्ड है, इसके भी कई रूप होते हैं। और र को और क्या कहते हैं? र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। ओके, कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है, कहीं पर स्वर सहित होता है। जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित होता है। जिसमें अ की ध्वनि नहीं होता है, उसमें स्वर रहित होता है, वह उसमें र का प्रयोग होता है। जैसे र के विभिन्न रूप होते हैं, र, रा, रू, रू, र, क्र, ट्र, र। र का सामान्य रूप क्या है? र का सामान्य रूप होता है रमन, दरवाजा, दीवार। र के सामान्य रूप के प्रयोग में र शब्द के आरंभ में और मध्य में, अंत में आ सकता है। जो र का जो सामान्य रूप होता है, वह शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है, और जो लास्ट में आता है वो हो सकता है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं, सिवाय री और हलंत। जैसे रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, र। र प्लस छोटा ऊ मिलाएंगे तो रू होगा। जैसे रुद्र हुआ, रुचि हुआ। जैसे रुद्र हुआ, रुचि हुआ, पुरुष हुआ, गुरु, रुपया।
और र प्लस जो बड़ा होता है उसको प्लस बराबर रू कहते हैं, जैसे रूप, रूटना, अमरूद, डमरू, रूखा। अब आते हैं रेफ पे। यह रेफ वाला र कहलाता है। यह स्वर रहित र है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्णों की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। क्या होता है? रेप। रेप जो र कहला, रेप वाला जो र होता है, जो स्वर रहित र होता है, उसे हम रेप कहते हैं। जो हम शब्दों के प्रयोग में उच्चारण के बाद आने वाले जो वर्ण होता है, जो अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है, उसे हम रेफ कहते हैं। जैसे पर्व हुआ, जैसे पर्व हुआ, जैसे परव, इसको ऊपर रेफ वाला र होता है, जैसे पर्व हो गया, जुर्माना हो गया, वर्णन हो गया। कुछ ऐसे शब्द जिसमें र के बाद का वर्ण भी स्वर रहित होता हो तो रेफ का प्रयोग अगले वर्ण के सिर पर लगता है। तो कुछ ऐसे जो र होते हैं, जो स्वर रहित रेफ होता है, उसका प्रयोग अगले वर्ण के सिर पर लगता है। जैसे व प्लस, जैसे व में हलंत लाएंगे, प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ड़ हलंत प्लस य हलंत प्लस य बराबर वर्ण हो गया, वर्ण हो गया। अ प्लस र हलंत प्लस घ हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, तो होता है अर्घ्य होता है, जो अगले वर्ण के सिर पर लगाते हैं। अब आते हैं विशेष द्रष्टव्य जो होता है, जो विशेष होता है, जो नोट में लिखते हैं हम। तो कुछ ऐसे शब्द जिसमें दो रेफों का प्रयोग लगातार होता है। ओके, कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं, कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं जो दो रेफों का लगातार प्रयोग होता है। जैसे धर्मार्थ हो गया, पूर्वार्ध हो गया। ओके, जैसे वर्षर्तु हो गया। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं होता है। कहीं भी आप देखेंगे रेफ का जो प्रयोग होता है, कहीं भी पहले अक्षर पे नहीं लगता है। स्वर वर्ण के ई जो बड़ी होता है, उसके सिर पर जो लगा चिन्ह और प्लस रेफ का चिन्ह एक समान होता है। अब प्रयोग के समय ध्यान दें, र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है। जो र होता है उसके ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है। जैसे हो गया खर प्लस खर, और जैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, इत्यादि। नीचे पदेन में जो दिया है, नीचे पदेन में जो का नीचे पदेन वाला रूप र का यह रूप भी स्वर रहित होता है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले जो, इसको हम पाई कहते हैं। पाई, जो पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, जो र का रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्र होता है, प्र होता है, म्र होता है, इत्यादि। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है, जो व्यंजन होता है जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। जैसे क ख ग च म प प य इत्यादि। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप पाई इस तरह का होता है। जैसे जो हम अच्छा कुछ भूल जाते हैं, उसके ऊपर पाई ला के लिखते हैं। जैसे राष्ट्र हुआ, ड्रम, पेट्रोल हो गया, ड्राइवर हो गया, राष्ट्रीय हो गया, इत्यादि होता है। जिन व्यंजनों में सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है, उसे हम पाई रहित वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, द, ड, जैसे होता है त,
ट द ड द और ह में जब हम नीचे पदेन का प्रयोग होता है, जो द और ह है, तो द और ह में जो नीचे पदेन का प्रयोग होता है, तो हम द हलंत प्लस र को क्या कहते हैं? द्र कहते हैं। और को ह के ह में ह हलंत प्लस र को मिलाएंगे तो क्या होगा? री हो जाएगा, री। जैसे दरिद्र, रुद्र, हृदय, जैसे हृदय होता है, हर्ष होता है, इत्यादि। त और श में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है, जैसे त्र होता है जो तो त में हलंत लगाते हैं प्लस र होता है, तो उसको हम त्र कहते हैं, जो उसको मिला के वह त्र बनता है। और श हलंत प्लस र बराबर स्र हो जाता है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र ज्ञ स्र, जैसे होता है त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु इत्यादि होता है। अब आते हैं विशेष द्रष्टव्य में। जो पाई का प्रयोग हम केवल ट और ड व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है और कहीं नहीं होता है। जैसे ड्र हो गया, ड्र का अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का ही निर्माण होता है। जो ड्र होता है इसमें सिर्फ अंग्रेजी शब्दों का ही निर्माण होता है। कुछ ऐसे शब्द जिनमें नीचे पदेन का प्रयोग एक ही शब्द में हो, जैसे प्रक्रम होता है, प्रकार्य होता है इत्यादि। कुछ ऐसे शब्द जिनमें नीचे पदेन और रेफ का प्रयोग का शब्द एक ही वर्ण में हो सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नीचे पदेन में होता है, रेफ का प्रयोग शब्द के एक ही वर्ण में हो सकता है। जैसे आर्द्र हो गया, जैसे पुनः प्रस्तुतिकरण हो गया इत्यादि। र और री में जो निहित अंतर होता है, र और री में निहित अंतर क्या होता है? र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र र और री में जुड़े गलतियाँ कर बैठते हैं। र व्यंजन वर्ण है, री क्या है? स्वर है। र व्यंजन होता है और री स्वर होता है। र का रूप क्र, क्र, ट्र और री का होता है री, जो जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, री को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ग्र हो गया, ग्री हो गया। री का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम शब्द ही होता है। जो संस्कृत को जो तत्सम शब्द होता है वह संस्कृत में ही री का शब्द के साथ प्रयोग होता है। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार, दिल्ली में री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग होता है। जैसे कृष्णा हो गया, कृष्णा का जो उच्चारण हम करते हैं बिहार और दिल्ली में कृष्णा करते हैं, कृष्णा। और जो उड़ीसा, महाराष्ट्र में कृष्णा करते हैं, कृष्णा। अर्थात भाषा चलन के अनुसार कहीं कहीं री और रू हो जाता है। अलग अलग हम राज्य में अलग अलग री का प्रयोग करते हैं। जैसे दिल्ली में कृष्णा, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में कृष्णा होता है। आगे का लेसन हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।